मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो इस क्लास में हम समकालीन विश्व के बारे में जानेंगे। चैप्टर आपके 5 जो हैं, इसके वो जितने भी टॉपिक्स पिछले क्लास में हो चुके थे उससे करा दिए थे। अगला हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास में और देखेंगे कि बाकी क्या क्या टॉपिक्स है, जैसे कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होते हैं, अपारंपरिक धारणाएं क्या होते हैं, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या क्या होते हैं, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सभी चीज़ के बारे में इस क्लास में समझेंगे। क्योंकि आपको जानना है कि यह जो चैप्टर है वो बहुत ही छोटे है। पिछले एक क्लास लिए इस क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड बुक जो है आपका ज़्यादा नहीं है, जबकि आपको देखना होगा इंडियन बुक में आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक और लंबे लंबे चीज़ें भी होते हैं, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा कंटेंट नहीं होते। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन वर्ल्ड बुक से ही पूछा जाता है, इसलिए आपको पार्ट 1 ना पढ़ा करके पार्ट 2 पहले पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका रिविजन सबसे ज़्यादा और बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे इन सभी टॉपिकों के बारे में, जिसके पहले आप एक बार नोट्स लिख लीजिए। आपको समझाने से पहले यदि हम आपको नोट्स इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि जब हम आपको समझाएंगे तो आपके सामने नोट्स होंगे और हम आपको समझाएंगे तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा। इसी के लिए पहले हम आपको नोट्स लिखवाते हैं, उसके बाद ही हम समझाते हैं। चलिए, इसके बारे में जितना तक हो चुका था पिछले क्लास में वो तो हो ही गया था, लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे सहयोग सुरक्षा के पारंपरिक तरीके के जो अथी हैं, उनके धारणाएं हैं, उनके बारे में। सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके यहाँ पे से, ठीक है, यहाँ पे। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या क्या हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। हाँ, इतना में काफ़ी है। देखिए भाई, सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके में ये सब हमको देखने को मिलता है कि ये हमारे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके होते हैं, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, रिपीटेड है टॉपिक्स ये सब। ये सारे आपको टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आपको बुक या तो नोट्स देखने को तो आपको पढ़ेंगे ही नहीं। ये आपके सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हो गए। फिर हम देखते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, और उसके बाद हम देखते हैं कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष। खतरे के नए स्रोत के बारे में देखेंगे, क्या क्या खतरे के नए स्रोत हैं। उसके बाद ये आपके टॉपिक्स फालतू है, नहीं है। सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में देखेंगे कि सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होते हैं। भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ, ये सारे देखेंगे क्या क्या रणनीतियाँ अपनाते हैं। और देखेंगे भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करना हमें क्यों आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो बस इतने ही समय, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना उतना कोई जरूरी नहीं है, टॉपिक नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए लिखवा दें, ठीक है। तो आपको समझना है, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सुरक्षा के पारंपरिक तरीके की। सुरक्षा के क्या क्या पारंपरिक तरीके होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। तरीके तो सुरक्षा के सबसे पहले हम जानेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला आपको समझना है, मात्र एक ही शब्दों में, आप मात्र एक ही लाइन में समझ ले कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके का मतलब होता है कि जब तक जहां तक हो युद्ध को टाला जाए, युद्ध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, हिंसा ना हो, यही हम सुरक्षा के पारंपरिक तरीके के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम युद्ध को टाल सकते हैं। हम देखते हैं कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में जब तक हो युद्ध को रोका जाए, लड़ाई ना हो, लेकिन इससे कैसे, जैसे कि हिंसा ना करना। सबसे पहले अगर हम हिंसा ना करेंगे, हिंसा ना करेंगे, हिंसा एक तरह से नहीं करते हैं, तो क्या युद्ध होने की संभावनाएं हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर युद्ध भी हो जाता है तो वो कैसा युद्ध होना चाहिए? न्यायपूर्ण युद्ध होना चाहिए। न्यायपूर्ण जो हो आपका युद्ध होना चाहिए, जिससे कि लगे कि धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। पहले महाभारत काल में, आप रामायण काल में देखते थे
कि हाँ, धर्म और अधर्म के बीच होता था युद्ध, यानी कि न्यायपूर्ण होते थे युद्ध, न्याय दिलाने के लिए होते थे। युद्ध भी हो तो न्याय दिलाने के लिए हो, यानी न्यायपूर्ण युद्ध हो, ये हो। युद्ध करने के सबसे सबसे ज़्यादा हो जो होता है कि वो सुरक्षा को ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले हम युद्ध लड़ते हैं, कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो सुरक्षा को ध्यान दिया जाता है कि युद्ध लड़ने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई उचित कारण होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि युद्ध लड़ने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण के हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। क्या आप बिना कारण के युद्ध लड़ सकते हैं? नहीं भाई, कोई ना कोई तो आवश्यक कारण होना चाहिए युद्ध लड़ने की। आत्मरक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाए, ना कि अपनी अभिलाषाओं के लिए। आप बोल सकते हैं कि हमारी रक्षाओं के लिए हम लड़ेंगे, हम अपनी अभिलाषा यानी कि अपनी जो अभिलाषा है, अभिलाषा का मतलब क्या होता है? मतलब अपना शौक सुविधा पूरा करने के लिए हम युद्ध ना लड़ें। जैसे कि आप देखते हैं वर्तमान समय में यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध हो रहा है। तो रूस क्या चाहता है कि यूक्रेन को अपने यहाँ मिला लेना है। क्या रूस का यह अभिलाषा नहीं है? है। कहता था कि रूस कहना कहना था कि जो यूक्रेन है वो पहले हमारा था, हमारा भूमि का अंग था, इसलिए हम उसको लेके ही रहेंगे कोई भी हालत में। लेकिन यूक्रेन कहता है कि हम स्वतंत्र 1991 ईस्वी में हुए, तो हम आपके भूमि आपके देश में सम्मिलित क्यों हों? लेकिन रूस की अभिलाषा है कि हमारा है, हमारा क्षेत्र का विस्तार होगा, इसीलिए हम यूक्रेन को अपने देश में मिलाना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन नहीं मिलना चाहता। तो ऐसे ही प्रकार से युद्ध अभिलाषा के लिए ना हो करके क्या होते हैं, आत्मरक्षा के लिए युद्ध लड़ने चाहिए। आप बोल सकते हैं कि युद्ध भी लड़ा जाए तो आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के लिए युद्ध भी लड़े तो हम किसके लिए लड़े? आत्मरक्षा के लिए हम युद्ध लड़े, ना कि कोई अपनी अभिलाषाओं की पूर्ण करने के लिए। युद्ध लड़ने के लिए हमें जो उनकी सामग्रियां होती है, गोला बारूद हथियार, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपका हो गया हाँ, युद्ध सामग्री ना प्रयोग, ठीक है। कि हम युद्ध सामग्री का प्रयोग कम से कम करें, उसका उचित प्रयोग ना करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि बहुत सारे हानिकारक जो मिसाइलें होती हैं, ब्रह्मोस हो गया, अग्नि मिसाइल हो गया, क्रूड मिसाइल, इस सबको माने जाते हैं। परमाणु बम हो गए। परमाणु बम से 3 प्रकार के जो किरण निकलते हैं, एक्सरे किरण, वाई रे किरण और एक होता है हमारा अल्फा किरण, जिसे गामा किरण कहते हैं। इस 3 प्रकार के इतने हानिकारक किरणें निकलते हैं जिससे कि कोई बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाते हैं। तो वैसे वैसे हथियारों का प्रयोग ना किया जाए, यही हमारा सुरक्षा मूलक तरीके के हैं। कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके होते हैं, कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके का ही अर्थ होता है जहाँ तक युद्ध को टाला जा सके, जहाँ तक हो, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, सुरक्षा मूलक तरीके के अंतर्गत होते हैं। अब आपको देखना होगा दो संधि 1972 और 1992 ईस्वी में। संधि में आपको दो प्रकार के आपको संधि देखना होगा। आप अगर देखेंगे तो संधि में दो प्रकार के संधि आपको देखना है, दो संधि आपको देखना है। एक हुआ था 1972 में और एक हुआ था 1992 में, 20 साल बाद, ठीक है। 1972 में और एक हुआ था 1992 में। तो 1972 का जो संधि हुआ था उसे हम जैविक हथियार संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं इसे? जैविक हथियार संधि, हथियार संधि, ये हमारा होता है जैविक हथियार संधि, ठीक है। और एक होता है रासायनिक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि। सेम टू सेम है, इसी के लिए हम सेम टू सेम कर दे रहे हैं। रासायनिक हथियार संधि, ये दो संधियां महत्वपूर्ण हुआ था 1972 और 1992 ईस्वी में। क्यों हुआ था? क्योंकि युद्ध के मतलब जितने भी हानिकारक जो हथियार हैं उनके रोक के लिए यह संधि हुआ था। 1972 में जैविक हथियार संधि और 1992 में जो हमारा रासायनिक हथियार संधि हुआ था, उसमें इसमें टोटल 151 देश ने हस्ताक्षर किया और इसमें टोटल 181 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से महाशक्तियां भी आती हैं। अमेरिका आ जाता है, रूस आ जाता है, इंग्लैंड आ जाते हैं। ये सारे बहुत शक्तिशाली देश भी इस संधि के तहत आता है। और इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि हानिकारक हथियार और बड़े बम, गोले बारूद, इस सब का प्रयोग ना करें, जैसे कि परमाणु बम नहीं करना है। कौन सा संधि के तहत? 1972 के जैविक हथियार संधि और 1992 के रासायनिक संधि के तहत नहीं कर सकते हैं। आप ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम। अब अग्नि या तो क्रूर जैसे मिसाइलों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए भी हानिकारक है। मान के चलिए कोई ठिकाना पूछ के
बम गोला नहीं गिरते हैं कि ये आपका खेत है तो थोड़ा सा साइड में गिरे, ये आप हैं सैनिक उधर है तो मुड़ के जाएं और उसे मारे, ये कभी भी क्या वो पूछते हैं? बम गोला आपके ठिकाने पूछ के पूछते हैं, आपके घर में भी गिर सकते हैं। अभी कोई चीन हथियार फेंका तो आपके घर में भी गिर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि यहीं पे भी। यही हुए थे हमारे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, यही हैं कि सुरक्षा का पारंपरिक तरीके का ही अर्थ होता है जहाँ तक हो युद्ध को हम रोके, युद्ध को टालें, ना कि युद्ध लड़े। और युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, इस तरीके से रोका जा सकता है। हिंसा नहीं करना चाहिए, युद्ध भी हो तो न्यायपूर्ण हो, जब युद्ध की जरूरत हो, अति शीघ्र हो तब युद्ध हो, उसका कोई कारण होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए युद्ध होना चाहिए, युद्ध के सामरिक कम प्रयोग कर, और ये संधि का फॉलो करना चाहिए। हर एक कंट्री, हर एक देश को इस संधि को एक तरह से उचित तरीके से मान्यता देना चाहिए और उसका फॉलो करना चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके। अगला आप टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक आपका जो होगा सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाएं। आपको जानना होगा कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा, सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा क्या होते हैं, आपको इसके बारे में समझना है। हम देखते हैं कि सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में हम सैन्य खतरे को रखते हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल रखते हैं। तो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाएं में हमें सैन्य खतरे के साथ साथ मानव जीवन में होने वाली सभी समस्याओं को रखा जाता है। जैसे कि सैन्य खतरा से भी मानव को जीवन को खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग से भी खतरा है, एड्स से भी खतरा है, फ्लू से भी खतरा है, महामारियाँ, बीमारियाँ, प्रदूषण, अकाल, निर्धनता, गरीबी, इन सभी चीज़ों से क्या है कि मानव को खतरा है। तो आपको इन सभी को कहाँ रखा जाता है? सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत रखा जाता है। आपको समझना होगा कि सुरक्षा के जो अपारंपरिक धारणाएं होते हैं उसमें सैन्य खतरे के साथ साथ एड्स, फ्लू, महामारी, बीमारियां, अकाल, पर्यावरण प्रदूषण, इन सभी तत्वों को रखा जाता है जिससे कि मानव के जीवन में समस्याएं आती हैं। इन्हें हम सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाएं में रखते हैं। जैसे कि आप सुरक्षा का पारंपरिक धारणा में क्या क्या रख सकते हैं? एक तो होता है सैन्य खतरा, सैन्य खतरा आप बिल्कुल रख सकते हैं भाई, सैन्य खतरा, ठीक है। सैन्य खतरा के साथ आप क्या रख सकते हैं? महामारी रख सकते हैं, महामारियाँ। महामारियाँ के अंतर्गत क्या आप देखते हैं? महामारियाँ के आपके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कोविड-19 जो कि एग्जाम्पल अभी 2019 में 18 में आया था वो वाला। फिर हम देखते हैं कि बीमारी, छोटे मोटे जो होते हैं उन्हें बीमारी कहते हैं, बीमारी। अकाल हम रख सकते हैं, अकाल के समय भी हमें खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। हम सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण हम रख सकते हैं, प्रदूषण हम रख सकते हैं। उसके बाद हमारा हो गया गरीबी रख सकते हैं, गरीबी, गरीबी, गरीबी हो गए। फिर गरीबी और एक हाँ एड्स, एड्स रख सकते हैं। फ्लू हो गया, फ्लू। इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक या तो खतरा होते हैं। हम सैन्य खतरा के अलावे इन सभी चीज को जब हम रखते हैं तो वो हमारा सुरक्षा के अपारंपरिक धारणाएं होते हैं। तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि सुरक्षा को दो भागों में बांटा जाता है। जो हमारी सुरक्षा है उन्हें दो भागों में बांट करके पढ़ते थे। एक होता है पारंपरिक, पारंपरिक धारणाएं होते थे, और एक होता है अपारंपरिक धारणाएं, अपारंपरिक धारणाएं। ये दो भागों में। सुरक्षा का अर्थ ही होता है खतरे से आज़ादी, और ये दो भागों में। जब यहाँ हम सेना रखते हैं, जब ये इसमें सेना खतरे को मात्र रखा जाता है तो ये हमारा पारंपरिक धारणा। जबकि यहाँ पे सेना के साथ साथ, ये डोट मतलब सेना के साथ साथ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ों को रखा जाता है तो वो सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? हम देखते हैं कि अपारंपरिक धरने के दो पक्ष होते हैं। सुरक्षा के जो अपारंपरिक जो धारणा होता है उसका दो पक्ष होते हैं। हम देखते हैं कि सुरक्षा का अपारंपरिक धरने के दो पक्ष के बारे में देखते हैं। दो पक्ष के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पक्ष जो होता है हमारा वो होता है मानवता की सुरक्षा,
मानवता की सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा। दूसरा होता है हमारा विश्व की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। ये हमारा जो होता है वह दो पक्ष होते हैं, किनके? सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष होते हैं। यहाँ पे इसके टॉपिक लीजिए, दो पक्ष होते हैं, एक होता है मानवता की सुरक्षा और एक होता है विश्व की सुरक्षा। आपको इतने सारे जो टॉपिक हैं क्लियर हो रहे हैं? कोई भी कहीं पे अगर डिस्टर्ब, यदि कहीं पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और यह जो क्लास हो रहा है, आपके जो वीडियो हो रहे हैं, उन्हें अन्य लोगों तक भी पहुंचा सके, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। आपके क्लास 12 का जो तैयारी है वो बेसिक तरीके से इस क्लास में, यानी कि इस चैनल में आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में कराए जाएंगे, और आपको करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया? ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, तो ये आपको कितना समझ में आ गया? हम देखते हैं खतरे के नए स्रोत। एक हम आपको अगला टॉपिक हम देखते हैं खतरे के नए स्रोत। किसे हम खतरे के नए स्रोत के अंतर्गत रखते हैं? खतरे के नए स्रोत, जैसे कि ये भी सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। खतरे के नए स्रोत, जैसे कि हमें खतरे के नए नए स्रोत में हम क्या क्या रख सकते हैं? अभी वर्तमान समय में हमें किस किस चीज़ से खतरा है? आतंकवादी से खतरा है, अलगाववादी से खतरा है, नक्सलवादी से खतरा है। अब बोलेंगे बिल्कुल खतरा है भाई। पर्यावरण प्रदूषण से भी खतरा है। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो हम अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ये सारे होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण में आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारे समस्या देखने को मिलते हैं। अकाल, भूखमरी आ जाते हैं, इससे भी खतरा है। निर्धनता, गरीब, एक प्रकार भी अगर आप गरीब व्यक्ति हैं तो आपका इस धरती में जीना अत्यधिक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो भी एक प्रकार के खतरे हैं। ये सारे जो खतरे हैं उन्हें हम खतरे के नए स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। इसको आपको याद रखना है। एक है आतंकवाद, ये है आपका आतंकवाद। दूसरा आपका है नक्सलवादी, आपका तीसरा आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। चौथा है आपके अकाल हो गए। पांचवा आपके हो गए निर्धनता, यानी कि गरीबी एक प्रकार का खतरा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? खतरे के नए स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। और एक हमारा लिख लीजिए महामारियाँ। आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, 5 नंबर में दिए जाएंगे कि आपको खतरे के नए स्रोत के बारे में लिखिए। 5 नंबर में क्वेश्चन, तो ये 5 टॉपिक करके आप लिख सकते हैं। 5 नंबर में दिए जाएंगे। तो टॉपिक 1 पहला है महामारियाँ के बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। महामारी है, इस तरह से कीजिएगा, नीचे अंडरलाइन कीजिएगा, इस तरह से दीजिएगा, और जितना भी हो गया आप लिखिएगा। इसी प्रकार से टॉपिक 2, टॉपिक 3 इस तरह से आप कर करके सभी चीज़ों के बारे में अच्छे और डिटेल से समझा सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे नंबर्स में देंगे। हाँ, आपको याद रखना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको निष्कर्ष लिखना नहीं भूलना है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं, एक तरह से निष्कर्ष लिखते हैं, तो आपके एग्जामिनर, जो एग्ज़ाम टीचर्स जो होते हैं, जो आपके कॉपी कलेक्ट करते हैं, यानी कि काटते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस निष्कर्ष से ही देख करके वो जान जाते हैं कि बच्चा क्या लिखा है कंटेंट में और क्या नहीं लिखा है, उनका समझ कहाँ तक है। उसी आधार पर नंबर भी दिए जाते हैं। तो यह है खतरे के नए स्रोत, इन सभी को बारे में अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। अब होते हैं, हम देखते हैं हम सहयोग मूलक सुरक्षा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो सहयोग मूलक सुरक्षा के बारे में जानना है, क्योंकि इसके बारे में सहयोग मूलक यानी कि इसका अर्थ होता है कि सहयोग करना या तो फिर समझौता करना, ठीक है। मान के चलिए बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं, सेना खतरे के अलावा बहुत सारे ऐसे समस्याएं मानव जीवन में होते हैं जिसे हम सैन्य शक्ति या तो हम लड़के ही नहीं सुलझा सकते, बल्कि उसे समझौता के द्वारा भी सुलझा सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं, या सहयोग मूलक
सुरक्षा के अंतर्गत इसे रखते हैं। मान के चलिए आपको तो है अभी कोई देश दूसरे देश से हमारे देश में आक्रमण कर देता है, तो आप उसे सेना के बल पे तो जीत सकते हैं, लेकिन क्या हम आपसे पूछते हैं कि आपके सामने महामारी या कोविड-19 आ गई, तो क्या उससे आप सेना से लड़ के जीत गए? नहीं। तो उसके लिए आप क्या किए कि समझौता किए, कि हमारे सारे देशों ने समझौता किया कि घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, हाथ समय से धोना है। क्या किए? समझौता किए। तो एक तरह से क्या हो गया, एक सहयोगमूलक सुरक्षा हो गया कि सैन्य खतरे के अलावे यदि हम उसके अलावा और कोई भी ऐसे खतरा होते हैं जिसमें हम सहयोग या समझौता करते हैं, वो हमारे सहयोग मूलक सुरक्षा के अंतर्गत रखे जाते हैं, हम सेना का प्रयोग ना करके। जैसे कि आपका हो गया गरीबी। गरीबी एक तरह से हमें समझौते करने की आवश्यकता, समझौता कैसा, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, गरीबी मिटाना है, निर्धनता मिटाना है। दूसरा आप देख सकते हैं महामारियां। महामारियां ये भी है सहयोग मूलक सुरक्षा, इसमें हमें सहयोग करें। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न तरह के सम्मेलन बुलाए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए अकाल। तो इन सभी को हम क्या कह सकते हैं कि सहयोग की आवश्यकता होती है, हमें समझौता करने की आवश्यकता होती है, ना कि इसमें युद्ध लड़ने की आवश्यकता होती है। जिसमें हमें युद्ध लड़ना है उसमें तो हम युद्ध लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसे युद्ध के बल से भी जीता जा सकता है, लेकिन जिसमें हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं होती उसमें हम समझौता किए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। अब सहयोग मूलक सुरक्षा कई स्तर पर हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। या तो ये पहला हो गया हमारा राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो सकते हैं, समझौता हो सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं। और चौथा आपका हो गया महाद्वीपीय स्तर पर हो सकते हैं, महाद्वीपीय स्तर पर भी हो सकते हैं। कौन से, आपके सहयोग मूलक सुरक्षा जो होते हैं, सहयोग जो समझौता कई स्तर पर भी किए जा सकते हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा का जो अंतिम जो पड़ाव है, अगर हमें किसी सहयोग या समझौता से नहीं होते हैं, तो अंतिम जो हमारा निर्णय होता है वह होता है बल प्रयोग, यानी कि बल प्रयोग यानी कि सेना का प्रयोग करना। ये हमारे होते हैं अंतिम सुरक्षा जो होते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा का बल प्रयोग किया जाता है। ये हो गए, आपको कितने समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका हो जाएगा कि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को किस तरह से मजबूत करना सीखा, या तो भारत किस तरह से अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करे जिससे कि जो अन्य देश हैं, जो दूसरे देश हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करने से 50 बार सोचें। तो भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या क्या हैं, अगला टॉपिक आपका हो गया भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ। भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत को क्या क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहे। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका अपनाना चाहिए कि वह है सैन्य शक्ति को मजबूत करना। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ भाई, हमें सुरक्षा नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें सैन्य शक्ति को मजबूत करना होता है। यदि हमारे देश में, देखिए, सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, शक्ति को मजबूत करना हमें सैन्य शक्ति को सुरक्षा रणनीतियाँ हैं। सैन्य शक्ति को क्यों मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1947, 1947, 48, 65, 71 और 99 ये ऐसे डेट हैं जिसमें भारत पर विभिन्न देशों यानी कि दुश्मन सामने जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया है। अधिकतर 47 48 पाकिस्तान ने आक्रमण किया, 45 में भी आक्रमण 65 में भी पाकिस्तान ही आक्रमण किया, और 69 में भी किसने, पाकिस्तान, 99 में भी पाकिस्तान ने, और 71 में भी पाकिस्तान ने, और 62 में चीन ने
भारत पर आक्रमण किया। तो इस तरह से तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं। यदि हम अपने सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाले कल में भी बहुत सारे आक्रमण भारत में किए जा सकते हैं। हमारे पड़ोसी चीन, पाकिस्तान, ये सारे जो हमारे दुश्मनी देश हैं, इन सभी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने देश की सैन्य शक्ति, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सैन्य शक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाला कल में हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे, ताकि कोई भी देश हमारे देश पर आक्रमण ना कर सके। ये दूसरा हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना है। संस्था को मजबूत करना है। ठीक है। क्यों? हमें बहुत सारे ऐसे देश हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा शक्ति अगर कम है तो हमें ऊपर से कोई भी मदद नहीं मिल सकती। यदि हमारा जो देश है भारत, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अपना रिलेशन बहुत ही अच्छा बनाते हैं, अपना संबंध बहुत ही अच्छा बनाते हैं, यूएनओ में अच्छा योगदान देते हैं, हर एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसमें भाग लेते हैं, तो उसमें अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं मजबूती बनाते हैं और कोई भी अन्य देश हमारे ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तीसरा हम कह सकते हैं अंदरूनी समस्या से निपटना। एक होता है अंदरूनी समस्या से निपटना। अंदरूनी समस्या से निपटना का मतलब क्या होता है कि हमारा देश को क्या है कि अपने अंदरूनी समस्या से निपटने की भी बहुत ही आवश्यक होती है। मान के चलिए कि आप जो हैं अपने घर के, आपको मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा के लिए रखा जाए, आपको समाज की सुरक्षा करने की क्या दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, और आप अपने घर के ही सुरक्षा नहीं कर पाइएगा तो आप कहाँ बाहर सुरक्षा कर पाइएगा, कहाँ समाज को हैंडल कर पाइएगा। तो किसी को भी यदि बड़े स्तर पर जिम्मेवारी दी जाती है तो वो खुद की पहले सुरक्षा करते हैं कि अपने घर के आंतरिक मामले को यदि वह अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तभी वह आने वाले कल में या तो बड़े स्तर पर जितने भी मुद्दे हैं उसे आसानी से वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर के ही अंदर के समस्याओं को समाधान करने में सक्षम नहीं है तो क्या वह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अपने समाज पे सुधार ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। इसलिए कहीं पे भी आप देखिएगा कि अगर हमें अपने देश में सुरक्षित रखना है अपने देश को, तो उसके लिए हमें अंदरूनी समस्या से निपटने की अति आवश्यक होते हैं। चौथा हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक विकास करना। और हो गया आर्थिक विकास। जब हम अपने समाज में विकास करेंगे तो हमारे पास पैसा भी आएंगे, इकोनॉमी पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, तो कोई भी देश को हमारे ऊपर बोलना या तो चढ़ के बोलने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी हद तक वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमारा देश आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो तरह तरह के देश जो होंगे हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के धमकियां देंगे, हमें बहुत प्रकार के प्रताड़ित किए जाएंगे, यानी कि अथी किए जाएंगे, हमें टॉर्चर किए जाएंगे। मान के चलिए अभी यूएसए के पास है बहुत सारे पैसा, यूएसए एक विकसित देश के अंतर्गत आता है, कोई भी देश उन्हें कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि एक सबसे अमीर और संपन्न और विकसित देश है यूएसए, रूस, इंग्लैंड, ये सारे देश। लेकिन हमारा देश जो है कि अभी विकासशील देश के अंतर्गत आता है। यदि हमारा देश में आर्थिक विकास अगर धीमी रहे, अगर ना रहे, तो क्या हम अपने सुरक्षा अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें हथियार खरीदना, तरह तरह के मिसाइलें खरीदना, तरह तरह के हमें लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, इकोनॉमी की आवश्यकता होती है। यदि हम इकोनॉमी को अच्छे तरह से मजबूत करते हैं तो कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। यही हमारे होते हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए। टोटल आपको समझ में आ गए तो आपको क्या क्या पढ़ाए वो हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। पहला आपको देखें सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बताए, ठीक है इतना। उसके बाद आपको बताया तीसरा में कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा क्या होते हैं। सैन्य खतरे के साथ जब हम सभी खतरे को रख देते हैं जो मानव जीवन में आते हैं, वो तो अपारंपरिक धारणा हो गए। तीसरा बताएं कि खतरे के नए स्रोत, ये सारे सब खतरे के नए स्रोत हैं। चौथा आपका जो था
सहयोग मूलक सुरक्षा की सहयोग मूलक सुरक्षा कुछ ऐसे भी समस्या होते हैं जिनके सहयोग करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे सेना का प्रयोग हमें ना करना होता है। और पांचवा जो हो गया भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ, हमारे भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या क्या होनी चाहिए हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। और यह पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 था समकालीन विश्व की सुरक्षा, वह चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 के बारे में देखेंगे, चैप्टर 6 के बारे में देखेंगे, जो कि वो भी अति आवश्यक है। चैप्टर लगभग 8 तक है और इसके बाद 2-3 चैप्टर बचेगा, फिर यह वर्ल्ड बुक खत्म हो जाएगा, फिर हम इंडियन बुक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।